गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको ठोस अवस्था क्या होती है, इसका वर्गीकरण और क्रिस्टल के प्रकार, क्रिस्टल का वर्गीकरण क्या होता है, वो सब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक से। द्विक जालक या क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक या द्विक जालक क्या होता है, देखो यहां से पढ़ेंगे हम। क्रिस्टलों में संरचनात्मक इकाइयां एक निश्चित व्यवस्था में परस्पर जुड़ी रहती हैं। द्विक की या क्रिस्टल्स की सभी दिशाओं में यह व्यवस्था समान रूप से फैली रहती है। क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयों या घटक कणों, परमाणु, अणु या आयन की त्रिविम व्यवस्था को द्विक जालक या क्रिस्टल जालक या केवल जालक कहा जाता है। तो क्रिस्टल जालक किसे कहा जाता है, किसी भी क्रिस्टल में जो परमाणु या अणु या आयन होते हैं उनकी थ्री डायमेंशनल या त्रिविम व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब ये देखो इधर यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, ये क्रिस्टल जालक की एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे जो क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल की जो इकाइयां हैं या यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये यहाँ पे एक क्यूब जुड़ी हुई है, फिर यहाँ पे एक क्यूब जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक क्यूब जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक क्यूब जुड़ी हुई है। मतलब ये सारी जो इन क्यूब्स को हम यूनिट्स बोलते हैं, या अणु आयन या फिर परमाणु कुछ भी हो सकती हैं। तो इनकी संरचनात्मक इकाइयां आपस में एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एकक सेल या एकक कोशिका। एकक सेल हम इकाई सेल या एकक कोशिका। इकाई सेल हम किसे बोलते हैं, इकाई सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रियामी समूह है जिसकी त्रियामी जालक बिंदुओं का त्रियामी समूह है जिसकी त्रियामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होती है। मतलब किसी भी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी जो यूनिट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इकाई सेल बोलेंगे। जैसे ये डायग्राम है, ये क्रिस्टल जालक है, तो इसमें एक जो क्यूब है, ये एक क्यूब क्या होगी, इकाई सेल होगी। ठीक है। और ऐसी बहुत सारी इकाई सेल मिलकर किसका निर्माण करती है, क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। तो क्रिस्टल जालक में जो केवल एक, मतलब उसकी सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, इकाई सेल बोलेंगे या एकक कोशिका बोलेंगे। ठीक है। अब है हमारे इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल हमारी इकाई सेल के प्रकार, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में उपस्थित इकाई सेल निम्न 4 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहले मौलिक इकाई सेल, वह इकाई सेल जिसमें घटक के कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, मौलिक इकाई सेल या सरल इकाई सेल कहा जाता है। मौलिक इकाई सेल में क्या होता है, जो क्यूब होती है, मान लिया ये क्यूब है, तो इसमें परमाणु और अणु कहाँ उपस्थित होंगे, कोनों पर। मतलब यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर होगा एक, यहाँ पर होगा एक, यहाँ पर। मतलब जो कोने हैं एक इकाई सेल के, वहां पर उपस्थित होंगे। किसमें, मौलिक इकाई सेल में जो घटक कण है, मतलब परमाणु, अणु या आयन कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। और ये जो मौलिक इकाई सेल है, इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। जो मौलिक इकाई सेल है वो 7 टाइप्स की होती है, जिसको हम 7 क्रिस्टल तंत्र या 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें घनीय या आइसोमेट्रिक तंत्र। अब इसमें क्या होता है, घनीय तंत्र में किनारों की लंबाई समान होती है और इनमें, मतलब जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो एक क्यूब की लंबाई, ऊंचाई, जो चौड़ाई है वो इक्वल होगी। और जो कोण है, जो उनके बीच में कोण बनते हैं, वो सारे क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होंगे। मतलब ये जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो सब क्या होगी, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई,
ये क्या है, ए बी सी, ये सारी कितनी होंगी, इक्वल होंगी। और जो कोण है इनके बीच में, जो कोण बने हुए हैं, ये ऐसे यहाँ पे दिखाया हुआ है अल्फा बीटा और गामा, ये कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, किसमें, घन्य वाले में। सेकंड है हमारा चतुष्कोणीय तंत्र। चतुष्कोणीय तंत्र में क्या होगा, इसको हम टेट्रागोनल सिस्टम बोलते हैं। फर्स्ट वाले को क्या बोलते थे, क्यूबिक और आइसोमेट्रिक सिस्टम, या घन्य या आइसोमेट्रिक सिस्टम। सेकंड वाले को हम बोलेंगे चतुष्कोण के तंत्र या टेट्रागोनल सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें ए और बी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, लेकिन ऊंचाई जो है लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होगी। ठीक है, और कोण जो, लेकिन कोण इसमें तीनों कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये देखो यहाँ पे हमें समझ में आएगा, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें लंबाई चौड़ाई इक्वल है, लेकिन जो ऊंचाई है वो इक्वल नहीं है। और लेकिन जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। थर्ड वाला आता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में ए बी सी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी इक्वल नहीं होगी आपस में, सभी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनइक्वल होगी। और अल्फा बीटा गामा, लेकिन कोण जो है इसमें भी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, फिर आती है आपकी त्रिकोणीय या ट्राइगोनल सिस्टम या रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जो कोण है, जो अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। मतलब अल्फा बीटा इन तीनों में क्या था पहले वाले में कि ये 90 डिग्री के होंगे, लेकिन ट्राइगोनल सिस्टम में या रोम्बोहेड्रल सिस्टम में जो अल्फा बीटा गामा है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कोणों के मान तो समान होंगे, इनमें जो कोण के जो भी कोण होगा, जितना भी डिग्री का कोण होगा वो इक्वल होगा, लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक सिस्टम। इसमें क्या है, ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ अलग अलग होंगी। अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन बीटा 120 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मोनोक्लिनिक। अब इसके बाद में आता है षटकोणीय। षटकोणीय कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें ए और बी इक्वल होंगे, लेकिन सी मतलब लंबाई चौड़ाई इक्वल होगी, लेकिन ऊंचाई उसके इक्वल नहीं होगी, या तो छोटी छोटी होगी। ये छोटी दिखाई दे रही है इसकी साइज से। ठीक है, और जो कोण है अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होंगे, और जो गामा कोण है वो 120 डिग्री सेल्सियस का होगा। इसमें हम हेक्सागोनल बोलेंगे या षटकोणीय बोलते हैं ना। सबसे लास्ट है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में एल ए बी सी कुछ भी इक्वल नहीं है, और ना ही कोई कोण उनका 90 डिग्री का है। इसमें सब कुछ, ना इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का होता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी अलग अलग होती है। ठीक है, आप इसको इस टेबल के थ्रू लर्न कर सकते हो 7 क्रिस्टल सिस्टम को। ठीक है, तो 7 क्रिस्टल जो सिस्टम है, सबसे पहले कौन सी है, घनीय है। सेकेंड नंबर पे चतुष्कोणीय, फिर ऑर्थोरोम्बिक, त्रिकोणीय, मोनोक्लिनिक, षटकोणीय, ट्राइक्लिनिक। इसमें अक्षीय दूरियां दी हुई हैं, इसमें मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दी हुई है। पहले वाले में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, दूसरे वाले में लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है। इसमें कुछ ऑर्थोरोम्बिक में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ इक्वल नहीं है। त्रिकोणीय में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल है, इसमें मोनोक्लिनिक में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल नहीं है। षटकोणीय में ए और बी इक्वल है, लेकिन सी उसके इक्वल नहीं है। ट्राइक्लिनिक में भी तीनों अनइक्वल है। ठीक है, अब आता है कोण। कोण में घनीय, चतुष्कोणीय और ऑर्थोरोम्बिक में 90 डिग्री के होंगे तीनों कोण, लेकिन त्रिकोणीय में अल्फा बीटा 90 डिग्री का होगा, लेकिन गामा नहीं होगा। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री का होगा, लेकिन बीटा 120 डिग्री का नहीं होगा, या तो इससे ज्यादा या इससे कम होगा। षटकोणीय में
अल्फा बीटा 90 डिग्री का होता है और गामा 120 डिग्री का होता है। ट्राइक्लिनिक में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ये इसके एग्जाम्पल है, इसका एक एक एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। घनीय NaCl, चतुष्कोण के सफेद टिन या SnO2, ऑर्थोरोम्बी का एग्जाम्पल है BSO4, चतुर्भुजी सल्फर या KNO3। इनमें से एक एक आप एग्जाम्पल लर्न कर लोगे वो भी बहुत है। ठीक है, तो ये आपकी 7 क्रिस्टल सिस्टम की टेबल है जिसको आप इसके थ्रू इजीली याद कर सकते हो। अब सेकंड है आपका फलक केंद्रित इकाई सेल। तो जो मौलिक इकाई सेल था उस पे फलक के घटक के जो कण थे वो कहाँ स्थित है? कोनों पर। अब यहाँ पर कहाँ स्थित है फलक केंद्रित इकाई सेल में? वे इकाई सेल जिनमें घटक कण उसके कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? कोनों पर तो स्थित होते ही होते हैं, लेकिन कोनों के साथ साथ फलक पर भी स्थित होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ये वॉल हो गई पूरी और इसकी वॉल के एक बीच में हो गया, फिर एक इसकी रूफ हो गई मतलब छत हो गई, उसके एक बीच में हो गया, फिर पीछे की साइड वाली दीवार हो गई, ये साइड्स वाली दीवार मान लो किसी रूम की, इस साइड्स वाली दीवार के बिल्कुल बीच में है एक कण, इधर एक कण होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब 6 एक रूम के 6 वॉल होती हैं, तो उस 6 वॉल पे 6 की 6 वॉल रूफ और फ्लोर मिला के 6 वॉल मान लेते हैं हम, जिसमें इन 6 पे एक एक जो कण है वो इनके बिल्कुल सेंटर में उपस्थित होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 6 तो इनके फलक पे और 8 हो गए कॉर्नर पे। तो फलक केंद्रित में कहाँ पर उपस्थित होते हैं? कॉर्नर पे भी और फलक पे भी। ठीक है, अब है अंतः केंद्रित। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि कोनों में सब पे उपस्थित होंगे, कोनों में तो उपस्थित होते ही होते हैं, और साथ में बॉडी सेंटर्ड में एक बिल्कुल सेंटर में होता है, मतलब जैसे एक रूम हो और रूम के बीच में कोई कण रख दिया हो, इस टाइप का। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये एक बीच में रख दिया है। किनारा केंद्रित या अंतः केंद्रित इकाई सेल। किनारा केंद्रित वैसे मेन जो है वो ये 3 है, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित और मौलिक इकाई सेल। ठीक है, यही मेन होती है। इसका 4th नंबर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 जो है यही इंपॉर्टेंट है, मतलब यही ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे घनीय तंत्र। घनीय तंत्र, सभी क्रिस्टल तंत्रों में घनीय तंत्र सबसे सरल है। इस प्रकार के तंत्र की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या निम्न है, जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ा था। जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ा था हमने घनीय तंत्र, अब उसी के टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है साधारण घनीय तंत्र। अब ये जो घनीय तंत्र है ये 3 टाइप्स का होता है, साधारण घनीय तंत्र, अंतः केंद्रित घनीय तंत्र और फलक केंद्रित घनीय तंत्र। साधारण घनीय तंत्र में क्या होता है? वह घनीय तंत्र में मौलिक इकाई सेल उपस्थित होती है जो उसे साधारण घनीय तंत्र कहा जाता है। साधारण घनीय तंत्र में संरचनात्मक घटक कण केवल सेल के कोनों पर स्थित होते हैं। तो साधारण घनीय तंत्र जो है वो वहां पर जो कण है कहाँ उपस्थित होते हैं? केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अंतः केंद्रित में सेम बॉडी सेंटर्ड में एक सेंटर्ड में होता है, मतलब एक बिल्कुल सेंटर्ड में कण होगा और 8 जो कॉर्नर पे स्थित होंगे। फलक केंद्रित पे 8 कॉर्नर्स पे और 6 जो है फलक पर स्थित होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। कोई भी अगर जहां तक अब तक पढ़ा दिया है वहां तक अभी कोई भी क्वेरी है आपकी, आप ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहीं भी। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू।